आज सुबह सुबह उठते ही समाचार मिला कि बंसल सर नहीं रहे। सच तो ये है कि सर के सानिध्य की इतनी आदत पड़ गई थी और उनके आसपास लगभग आधे से अधिक जीवन गुजरा, तो सुन के ही सहसा विश्वास नहीं हुआ। सर ने हमेशा मौत से नजरें मिलाई, आंखों में आंखें डालकर बात करी और कभी हारे नहीं। आज जब एक बहुत ही विचित्र सा, बहुत ही दुखदाई शोक का अवसर उपस्थित हो गया है, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, क्योंकि कोरोना का काल है, कोई किसी से मिल नहीं सकता, कोई बात नहीं कर सकता, कहीं मुलाकात नहीं हो सकती, तो बस इस वीडियो के माध्यम से मैं आदरणीय बंसल सर के प्रति जो भी अपनी भावना है वो अर्पित कर रहा हूँ और ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ, पूरे व्यास सर्टिफिकेशन परिवार की ओर से ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो बंसल सर की आत्मा को शांति दें और उनके सारे परिवारजनों को दुख सहने की शक्ति दें। कहानी थोड़ी सी लंबी है और मैं बंसल सर से सबसे पहले मिला था 1998 में, वहाँ से शुरू करना चाहूँगा। सच तो ये है कि मुलाकात मेरी 1998 में हुई थी और उसके पहले ही शायद 1997, जिनको हिंदी अंकों का अभ्यास नहीं है उनके लिए, तब से जब मैं आईआईटी में था वहाँ पर एक रुझान शुरू हुआ था। कोटा से एकदम से बहुत सारे विद्यार्थी सेलेक्ट होकर आईआईटी में आने लगे थे। कोटा शहर कोई ऐसा शहर नहीं था जिसको हम बहुत जानते रहे हों। देश में बहुत सारे शहर हैं, उसमें कोटा भी एक शहर था, पर एकदम से हमको लगा कि जिस विद्यार्थी से पूछो कहाँ से हो, अरे हम कोटा से आ रहे हैं, कोटा से आ रहे हैं, कोटा से आ रहे हैं। और ये मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब किसी बड़े शहर से भी, जैसे जयपुर जैसे या भोपाल जैसे या लखनऊ जैसे, जो कि राज्यों की राजधानियां हैं, मेट्रोस की बात नहीं कर रहा, पर किसी बड़े शहर से भी अगर 5-7 विद्यार्थी भी सेलेक्ट हो जाते थे आईआईटी में, तो एक बहुत बड़ी बात थी कि अच्छा हाँ ये सिलेक्ट हो गए। लेकिन एकदम से एक हॉस्टल में, ध्यान रखना आईआईटी बॉम्बे का एक हॉस्टल तो एक बहुत छोटी सी जगह है, सारी आईआईटीज मिला दोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, उसमें भी अगर एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ विद्यार्थी आने लग जाएं, एक कोटा ग्रुप बनने लग गया था कि हाँ भाई ये कोटा से आए हैं। तो मन में बड़ी जिज्ञासा हुई कि ये कहाँ से आते हैं, और पता चला कि बंसल सर पढ़ा रहे हैं कोटा में और वहां से बच्चे सिलेक्ट होकर आते हैं। 98 में एग्जाम्स खत्म हुए, आईआईटी के 4 वर्ष पूरे हो चुके थे और ऑफिशियली जो जॉब ज्वाइन करना था उसकी जो डेट थी वो सितंबर में दी गई थी हमें। अप्रैल में खत्म हो गया था, सितंबर में ज्वाइन करना था, बीच में समय था। तो जो हमारे जूनियर्स उन्होंने कहा एक काम करो, कोटा चले जाओ, बंसल सर से मिल लो और देखो कुछ पढ़ा के देखो, वहाँ पे तुम्हें मजा आता है क्या, कुछ नहीं तो 2-3 महीने की पॉकेट मनी मिल जाएगी। क्योंकि सीधी सी बात है, मतलब एक बार आईआईटी की डिग्री मिलने के बाद जब सारा कोर्स खत्म हो गया तो अच्छा नहीं लगता था कि हम घर से कोई खर्च लें या ऐसी कोई बात करें। तो हमको भी लगा कि हाँ चल सकते हैं, एक बार कोटा चल के देखते हैं, पढ़ाने में तो मज़ा आता ही है, कुछ ऐसे ही सही। तो हम कोटा आ गए, आके बंसल सर से मिले और सर उस समय जो उनका विज्ञान नगर का घर था, वहीं उसके बाहर वाले कमरे में उनका दफ्तर था, वहाँ मिलते थे। उनके पास एक मक्खी मारने वाला वो एक छड़ी रहती थी, जिससे वो कभी कभी मक्खियाँ अगर परेशान करती थी तो मारा करते थे उन्हें। उनकी वो दिव्य टेबल भी देखी मैंने, जिसमें वो बैठकर 13 बच्चों को पढ़ाया करते थे। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ। सर सीमित बैचेस लेते थे, उनके एक बैच में 13 ही विद्यार्थी होते थे और सेलेक्टेड ऐसे ही बैचेस वो पढ़ाया करते थे, उससे अधिक विद्यार्थियों को वो स्वीकार ही नहीं करते थे। क्यों? उस टेबल पर 13 ही विद्यार्थियों के बैठने का स्थान था, बंसल सर के अलावा उतने ही बच्चे आते थे और ऐसे 3-3 ग्रुप्स जोड़कर थोड़े बड़े बैचेस थे, वो हमको दिया जाते थे पढ़ाने के लिए। तो हम लोगों ने वहां मैंने पढ़ाना शुरू किया। सच तो ये है कि पढ़ाने में, चूंकि सर मैथ्स पढ़ाते थे, मैं केमिस्ट्री के लिए गया था, तो अब ये एक ऐसी चीज थी जिसमें कोई सब्जेक्ट तो सेम नहीं था, पर जो पढ़ाने के सिद्धांत सर ने सिखाए, जो बेसिक जिसको कहते हैं जो ग्राइंडिंग सर ने करी, वो इतनी एब्सोल्यूट थी कि आज तक मैं देखता हूँ, अगर मैं मुड़कर अपने जीवन को देखूं, 23 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए और शायद पूरे कोचिंग फ्रेटर्निटी में सबसे अच्छे करियर्स में से मेरा करियर रहा है। उसका अगर पूरा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो जो शुरू के 2 साल
बंसल सर ने जो ग्राइंडिंग करी थी, जो आदर्श मेरे मन में स्थापित कर दिए थे, वो उसी को चाहता है। क्यों? बहुत सारी बातें हम सुनते हैं हमारे टीचिंग फ्रेटर्निटी में, सिर्फ कोचिंग की, पूरी टीचिंग की बात कर रहा हूँ, जिसमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आईआईटी सब शामिल हैं। पाखंड एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे टीचिंग फ्रेटर्निटी का। हिपोक्रेसी भी कह सकते हैं। वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। बड़े बड़े आदर्शों की बातें होती हैं, पर जब जमीन पर हम उतर के देखते हैं, जब कर्मों की ओर दृष्टि डालते हैं, तो कर्म और जो विचार है उनमें कोई बहुत ज्यादा साम्य मिलता नहीं है। बंसल सर ने कुछ बहुत ही सरल चीजों को वास्तव में जीवन में उतार कर सही में शिक्षक कैसा होता है ये सिखाया। जैसे उनका एक बहुत सुंदर एक जो कहते हैं फॉर्मूला था, एक उनका मंत्र था। कुछ मंत्र मैं आपको बताऊंगा आज। क्यों? क्योंकि ये ऐसे हैं जो मुझे उनसे सीखने का मौका मिला है। और सच तो ये है कि वो मंत्र उन्होंने सबको सिखाए हैं, पर पता नहीं क्यों जब आसपास देखता हूं तो लगता है कि अधिकांश लोग वो मंत्र भूल गए हैं। इस बहाने से कम मैं भी उनको स्मरण कर रहा हूं, और उनको जो उनका देय है, जो उन्होंने हमको दिया है, जो सिखाया है, उसको फिर से आके रिपीट कर रहा हूं, ताकि और भी अगर जो लोग भूल रहे हैं उनके लिए भी वो फिर अभ्यास के काम आ जाएगा, और शायद हमारा फिर से कुछ भला हो। पहला मंत्र था, विद्यार्थी का समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। अब जब मैं ये मंत्र किसी को बताता हूं तो टीचर बड़ा हंसते हैं, कहते हैं हाँ हाँ हम थोड़े वेस्ट करते हैं विद्यार्थी का टाइम, हम तो बड़ा अच्छे से करते हैं, बड़ी एफिशिएंसी से करते हैं। लेकिन सर के लिए जो इसका अर्थ था वो कई मायनों में बहुत व्यापक अर्थ था, और उनके पूरे व्यवहार में, उनके पूरी जो जिस तरीके से वो अपना काम करते थे और करवाते थे, उसमें इस चीज को मैं देख सकता हूँ और बता सकता हूँ। जैसे जैसे जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो सर ने कहा कि तुम्हें अच्छे से लेक्चर तैयार करके जाना होगा। हम तो सोचते थे कि हम तो आईआईटी से बीटेक हैं, बहुत बड़े 30 मार्क का हैं, धुरंधर हैं, कर लेंगे थोड़ी बहुत तैयारी, क्या फिर हम तो क्लास में जाएंगे और बच्चे नतमस्तक हो जाएंगे। ये मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब मतलब टीचिंग कोई एक टैबू जॉब था। कोचिंग में टीचिंग तो एक इतना गर्हित जॉब माना जाता था कि लोग पूछते थे कि भाई तुम कोचिंग में क्यों पढ़ा रहे हो, क्या हो गया, कोई जॉब नहीं मिली क्या, इस तरह की बातें होती थी। तो अब क्योंकि हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता था, हमें तो मजा आ रहा था, हमने शुरू कर दिया। और मुझे तो ये था कि शुरू में 2-3 महीने के लिए आए हैं, कर लेंगे। वो तो मन इतना रम गया और इतना अधिक अच्छा लगा पढ़ाकर, बच्चों के साथ मिलकर बैठकर बातचीत करके, कि मुझे समझ में आया कि स्वधर्म मेरा यही है। मैं तो स्वभाव से ही शिक्षक हूं, तो मुझे तो पढ़ाना ही चाहिए। और फिर जब रम गए तो फिर कहीं नहीं गए। आज 23 साल हो गए, 3 महीने के लिए आए थे, 23 साल बीत गए, आज भी यही हैं, पढ़ा रहे हैं, पूरी तन्मयता से पढ़ा रहे हैं। लेकिन जो सर ने सिखाया था वो ये कि विद्यार्थी का समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो पहला उसका जो कॉरोलरी थी थ्योरम की, वो ये थी कि बच्चा जहां जहां जिस जिस पुस्तक पर हाथ रख सकता है, देख सकता है, वो सब तुम्हारी पढ़ी हुई होनी चाहिए। एक एक क्वेश्चन जो वो कर सकता है वो सब तुम्हारा किया होना चाहिए। मुझे लगा ऐसा क्यों करना चाहिए? तो उन्होंने कहा जैसे ही विद्यार्थी तुमसे कोई प्रश्न पूछता है, पहली बात तो ये, अगर कोई ऐसी चीज पूछ रहा है जो टिपिकल है, तो वो तुम्हारी देखी और सोची हुई हो। किताबों में सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ नहीं मिलता, कभी कभी कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें आती हैं। और मैथमेटिक्स की किताबें तो फिर भी बहुत व्यवस्थित हैं। केमिस्ट्री की किताबें तो खैर बहुत, आपको भी अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो पता है कैसी होंगी। और उसमें तो बहुत जगह ऐसे अपरेंट कॉन्ट्रडिक्शंस जिनको पढ़कर अच्छे अच्छे कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको सबको रिजॉल्व करके बिल्कुल इस तरह से कुक करना है कि एक के बाद एक पानी की तरह लॉजिक फिट होता जाए। और कहीं भी जहां उन्होंने कहा जहां विद्यार्थी अटकेगा वहां तुम जरूर अटकोगे। अगर तुम अटके हो तो विद्यार्थी जरूर अटकेगा, तुमसे पूछेगा, और उस हर प्रश्न का उत्तर अगर तुम्हें याद नहीं है, पता नहीं है, तुमने खोजा नहीं है, तो तुम विद्यार्थी का समय बर्बाद कर रहे होगे। ये नहीं होना चाहिए। 1-1.5 घंटे के लेक्चर के लिए शुरू में भी मैंने 8-8, 10-10 घंटे कम से कम तैयारी करी होगी। और अब जब इतना वक्त बीत गया तो भी कोशिश ये रहती है जितनी किताबों से पढ़ सकते हैं, जितने रेफरेंसेस से देख सकते हैं, मतलब 50, 60, 100, 150 रेफरेंसेस भी देखने पड़े तो आपको देखकर एक एक चीज सॉर्ट आउट करके ठीक से जमा जमा कर रखनी है। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी का समय नष्ट नहीं होना चाहिए। ये सर ने सिखाया था। और बाद में कई वर्षों बाद, अभी कुछ वर्ष पहले जब उनसे मुलाकात हुई थी, काफी एक बार शाम के नाश्ते पर उन्होंने बुलाया था, वहां गए, बातचीत होती रही।
तो सर उस समय अच्छे मूड में थे, काफ़ी रिलैक्स मूड में थे। उन्होंने कहा कि ये जो शशि मित्तल है ना, ये अकेला ऐसा आदमी है जिसने मैंने जो बताया सब कर डाला। तो मुझे लगा कि नहीं, इतने सारे अच्छे-अच्छे मतलब एक से एक बढ़कर गोल्डन जेम्स सर के पास रहे हैं। पर चूँकि केमिस्ट्री में मैं पहला ही व्यक्ति था, तो अब सर ने जो है शायद सर्कस होगा, ध्यान ज़्यादा दिया होगा, ध्यान ज़्यादा रखा होगा, जो भी उनकी भावना रही थी। लेकिन अ, कुल जोड़ ये कि जो उन्होंने कहा कि 20 किताबें खोजो और पूरी कर डालो, तो मैंने पूरी कर डाली। यही नहीं, उन्होंने मतलब इतनी उन्होंने कहा कि जो कुछ उपलब्ध मटेरियल है, जेईई कोचिंग्स का पुराने पेपर्स हैं, उन दिनों ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स बहुत चला करता था, तो उसकी वाईजी फाइल्स आती थी। उन्होंने कहा था शुरू से जितनी भी वाईजी फाइल्स है सब तुम्हारी सॉल्व करी होना चाहिए, और जो कुछ अच्छा कहीं भी हो सकता है दुनिया में, वो सब हमारी शीट में होना चाहिए, पहली बात। और अगर बच्चा शीट कर ले और डिस्कस कर ले, तो उसके बाद उससे कहीं भी दुनिया का कोई भी क्वेश्चन ले आओ इस टॉपिक का, उससे अगर हो जाता है तब तो तुमने बढ़िया पढ़ाया, और अगर नहीं होता है तो तुमने कमी कर दी है। उस स्टैंडर्ड को मीट करने की कोशिश मैंने हमेशा पूरी शिद्दत से करी। और पहले शुरू-शुरू में समझ में नहीं आता था, शुरू-शुरू में लगता था कि मेहनत तो हम कर रहे हैं जी, और मतलब तो मेहनत करेंगे तो कर ही लेंगे। पर वो जो दिशा उन्होंने दिखाई और जो गोल्ड स्टैंडर्ड्स उन्होंने सेट करे, ये ऐसे थे जिन्होंने मुझे वो बनाया जो मैं आज हूँ। तो किसी भी सूरत में एकेडमिक से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, कहीं से भी। मैंने भारत भर में, क्योंकि उस समय इंटरनेट नहीं होता था, तो अलग-अलग जगहों पे खोज-खोज कर मैंने पहले तो किताबें इकट्ठी करी, जहाँ मौका मिलता था वहाँ पहुँच जाते थे, जो बड़ी बुक शॉप्स हैं वहाँ जाके जितनी बुक्स दिखती थी केमिस्ट्री की ले आते थे। कलेक्शन बिल्ड किया, पूरा सबको पढ़ा, देखा, समझा। क्यों? क्योंकि सर का वो एक लाइन का जो मंत्र था, विद्यार्थी का समय नष्ट नहीं होना चाहिए। तुम उसे 1 डेढ़ घंटे की क्लास में इतना बता दो, जितना यदि विद्यार्थी अगर खुद पढ़ने जाए, तो उसको कम से कम 7, 8, 10 घंटे लग जाएँ। अगर तुम ये नहीं कर पाते हो, तो तुम अच्छे टीचर नहीं हो, ऐसा वो कहते थे। और हमेशा अच्छा बनने की कोशिश में मैं लगा रहा, तो उसका फल मुझे मिला भी, उसका पूरा श्रेय बंसल सर को जाता है। फिर इसको अपने जीवन में कैसे उतारते थे? वो बहुत बाद तक, मतलब वर्ष दशकों का अनुभव होने के बाद जब अपनी प्रसिद्धि के शिखर पर भी थे, मैंने हमेशा देखा, वो हमेशा बताते थे कि देखो मैं डीपीपी डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये मेरी रजिस्टर है, मैं ये सारे सॉल्यूशंस देख कर जाऊँगा। तो मुझे लगता था कि सर को इसकी ज़रूरत क्या है? सर को तो सब कुछ कंठस्थ है, बिल्कुल सब कुछ उन्होंने सेट किया है, खुद के बनाए हुए क्वेश्चंस हैं, उनको क्या ज़रूरत है करने की? पर वो कहते हैं ना, कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि मान लो कोई आइडिया तुरंत नहीं आए विद्यार्थी के सामने, अगर वो 10 सेकंड में रुक गया, तो विद्यार्थी मुस्कुरा देगा, देख फँसा लिया मैंने, है ना? और मैं वो मुस्कुराहट नहीं देखना चाहता। मुझे तो बिल्कुल पिन पॉइंटेड चाहिए कि पूरा कोर्स प्रॉपर्ली लॉजिकली फ्लो करे, और किसी भी तरह से ना तो स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट हो और ना उसका टाइम वेस्ट हो। तो टीचर को बहुत बहुत ज़्यादा अल्टीमेट प्रिपरेशन के साथ ही क्लास में कदम रखना चाहिए। उनके इस क्राइटेरिया पर अगर मैं देखूं, भारत में कितने स्कूल, कितने कॉलेज के टीचर्स, प्रोफेसर्स हैं जो खरे उतरते हैं। इवन हमारी कोचिंग इंडस्ट्री में भी, अब जो कि बहुत सारी जनरेशन्स बीत गई, नई यंगर जनरेशन्स आ गई हैं, कितने कितने तो ऐसे हैं जो सिर्फ नोट्स उठाकर एज इट इज पढ़ा देते हैं, कहीं ओरिजिनल सोर्सेस से देखने की कोशिश नहीं करते। लेकिन इस मामले में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, इतने वेल मेड, इतने डिस्टिल्ड मटेरियल को सर ने मैथ्स में खुद तैयार किया, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, बाकी हम लोग को प्रेरणा दी कि हम इतनी मेहनत करें कि हाँ, उस लायक वो चीज़ बन जाए जो सबके काम आए। तो ये चीज़ शुरू सर से ही होती है। इसको हकीकत में उतार कर इम्प्लीमेंट करना, अपने सब्जेक्ट में खुद करना और बाकी में हम लोगों से करा लेना, ये सर का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था पूरी कोचिंग फ्रेटर्निटी को। कई सारे लोगों को तो शायद पता भी नहीं होगा या अंदाजा नहीं होगा, क्या कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा कि जिस मटेरियल को वो स्टैंडर्ड मानते हैं, जिस मटेरियल को वो बिल्कुल गोल्ड स्टैंडर्ड या रेफरेंस मटेरियल मान के चलते हैं और उसी को रिपीट कर देते हैं, वो आया कहाँ से है? वो अल्टीमेटली उसका सोर्स सर ही है और सर के द्वारा दिया गया मार्गदर्शन है। जब बच्चे का वक्त न बर्बाद करने की बात आती है,
तो मैं एक किस्सा और सुनाना चाहता हूँ। किस्सा तो क्या है, एक पूरी थीम है रादर। आप में से शायद अधिकांश को मालूम होगा, जिनको नहीं मालूम है उनको बता दूँ। बंसल सर एक बहुत अपनी युवावस्था में एक रोग से ग्रस्त हो गए थे। एक जेनेटिक रोग था जिसको कहते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक ऐसा रोग है, जब डॉक्टर ने सर ने अपने मुंह से बताया था, जब मैं पहली बार उनसे मिलने गया था, उन्होंने कहा था कि जब डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, तो उन्होंने कहा कि आप 6 महीने से साल भर से ज़्यादा जिंदा नहीं रहेंगे। और ये बात उसने 15 साल पहले कही थी, और उनसे मिले हुए भी उस मुलाकात को भी 23 साल हो चुके हैं। उनकी जिजीवा, उनकी जो जीने की शक्ति थी, जीने की इच्छा थी, जो उनकी जिजीविषा थी, वो इतनी अद्भुत थी कि उन्होंने ऐसी बीमारी जिसको असाध्य माना जाता है, जिसके रोगी फ्रस्ट्रेशन के कारण 6 महीने साल भर से ज़्यादा जीवित नहीं रह पाते, उन्होंने कई डेकेड्स तक अपनी इच्छा शक्ति के बल पर उसको न सिर्फ मात दी, पूरी दबंगई के साथ जिए तो क्या, उन्होंने एक अद्भुत ऐसे पूरे कोचिंग साम्राज्य की सृष्टि करी। उस बीमारी से ग्रस्त होने के बाद उन्होंने शुरू कराया ये काम, और ऐसी चीजें करी जिस आज भी जो कोटा शहर का नाम आप सुनते हैं, उसके केंद्र में अगर कोई प्रेरणा है तो वो बंसल सर हैं। सच तो यही है, जो गोल्ड स्टैंडर्ड्स एकेडमिक्स के उन्होंने सेट करे थे, कोटा आज उन्हीं के कारण जाना जाता है। ये सच है। कोटा ने अपने क्लाइमैक्स पर, अपनी पीक पर लगभग 20-25 साल बिताए हैं। अगर आप देखें, देश में दूसरे भी ऐसे केंद्र हैं जो आईआईटी की नीट की कोचिंग के बड़े गढ़ रहे हैं, पर उनका प्राइम टाइम जो रहा है वो किसी का 7-8 साल, किसी का 10 साल, किसी का 12 साल रहा है। इतने लंबे समय तक कोटा अगर शिखर पर रह पाया है, तो उसका एक कारण है कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड्स एजुकेशन के सर ने सेट करे हैं, वो ऐसे हैं कि जब तक उनको हम फॉलो करते रहेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि विद्यार्थियों को यहाँ के लाभ ना हो। और जब तक उनको लाभ होता रहेगा, और 2-4-10% एक्स्ट्रा नहीं, 500-500 1000-1000% एक्स्ट्रा लाभ होता रहेगा जब तक, तभी विद्यार्थी कोटा आते हैं, पढ़ते हैं और अच्छा रिजल्ट निकालते हैं। और इस चीज को सर ने न सिर्फ अपने जीवन में उतारा, बल्कि प्रामाणिक रूप से करके दिखाया। हो सकता है आपको लगे कि कथा थोड़ी सी बिखर रही है। हम बात कर रहे थे एकेडमिक्स की, फिर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पे आ गए, ये बैकग्राउंड जरूरी था। तो जब मैं सर से मिला था, तब सर की बीमारी इस हद तक थी कि वो बहुत धीमे धीमे चल पाते थे। आप में से अधिकांश लोगों ने तो उनको उस कुर्सी पर बैठे हुए देखा होगा, जो मैजिकल कुर्सी है जिस पर वो जब उनका मूवमेंट बंद हो गया था। लेकिन ये लगभग 23 साल पहले की बात है। तब सर बहुत धीमी गति से, धीमे धीमे एक एक कदम उठाकर बहुत मुश्किल से सहारे से चलते थे। जब भी उनकी क्लास होती थी, मैंने खुद देखा है, जब भी उनकी क्लास होती थी, वो उस क्लास के आधा घंटे पहले निकलकर लगभग 10 मिनट पहले क्लास के दरवाजे के करीब आकर बैठ जाते थे। क्यों? मैंने उनसे पूछा कि सर आप, मतलब रोज आप इतनी मेहनत करते हो, आते हो, ठीक है, लेकिन ये इतना एक्स्ट्रा 10 मिनट फालतू बैठे रहते हो आप क्लास के, क्यों? उन्होंने कहा कि मैं ये मार्जिन लेके चलता हूँ कि मान लो अगर कहीं कोई दुर्घटना घट जाए, मेरे पैर के नीचे कोई कंकड़ आ जाए, मैं गिर पड़ूं, कुछ हो जाए, मुझे उठाने में 5-7-10 मिनट का समय नष्ट हो जाए, तो मैं क्लास के लिए 10 सेकंड भी लेट नहीं होना चाहता। तो मैं वहां इसलिए आके बैठ जाता हूं ताकि कभी भी लेट ना हो। ये सर का गोल्ड स्टैंडर्ड था, ये उनका समर्पण था शिक्षा के लिए। बच्चे का एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अगर डीपीपी सुबह मिलनी है तो वो सुबह मिलेगी, वो डिस्कस होनी है तो वो डिस्कस होगी, अगर शीट डिस्कस होनी है तो होगी। क्लास में हम, मतलब जो उनका सेटअप उन्होंने बनाया, उसको उन्होंने इतना मांझ कर परफेक्ट कर लिया था, इतना पॉलिश कर दिया था, दैट इट एक्चुअली बिगैन टू ग्लो। और ये सब आया था उनके उस कमिटमेंट से। एजुकेशन के लिए जो उनका कमिटमेंट था, बच्चों के लिए उनका जो समर्पण था, दिन रात एक ही चीज कि बच्चों को सिखाना है, बहुत अच्छे से सिखाना है, इतने अच्छे से सिखाना है जैसा कहीं नहीं हो सकता, जो बेस्ट से बेस्ट तरीके उनको लाना है। ये डेडिकेशन जो सर का था, उसने हमको वो बनाया है जो हम आज हैं, और कोटा को वो बनाया है जो कोटा आज है। बहुत सारे लोगों का कोटा में कंट्रीब्यूशन है, मैं उनके कंट्रीब्यूशन को बिलिटल नहीं कर रहा। बहुत सारा उसमें बिजनेस एंगल जुड़ा है, मैनेजमेंट एंगल जुड़ा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन वो सारा बिजनेस, वो सारा मैनेजमेंट बिल्कुल व्यर्थ हो जाता अगर उसके कोर में
वो एकेडमिक वैल्यूज न रही होती जो सर ने कोटा की इनिशियल टीम के दिमाग में कूट कूट कर भर दी थी। और ये सच है कि वो टीम हमेशा बंसल सर के पास नहीं रही, लोग बिखरे, लेकिन उनके साथ साथ वो आइडियल्स भी और फैले और वो आइडियोलॉजी कई इंस्टीट्यूशंस में इंप्लीमेंट हुई, उनके कोर में गई और आज भी है। ये बंसल सर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एक एक व्यक्ति जो उनसे जुड़ा था, या वो भी व्यक्ति जो उन लोगों से जुड़े हैं जो कभी उनसे जुड़े थे, उन सबके मन में कहीं ना कहीं बंसल सर अपनी प्रेरणा के रूप में, अपने इंस्पिरेशन के रूप में, अपनी आइडियोलॉजी के रूप में विद्यमान हैं और हमेशा रहेंगे। ये एक ऐसी अद्भुत धरोहर है जो हमारे साथ तो है ही, हाँ, मुझे विश्वास है कि हम उनको भी आगे दे पाने में सफल हो पाएंगे जो हमारे साथ जुड़े हैं। चूंकि बात चल रही है तो कई स्मृतियां ऐसी हैं जो एकदम से बहती हुई आ रही हैं। एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। शाम का समय था, बहुत जब मैंने शुरू किया था बंसल क्लासेस में काम, तो चूंकि उस समय तो कोई स्टडी मटेरियल था नहीं, कोई शीट्स नहीं थी, कुछ किताबें भी मुश्किल से उपलब्ध होती थी, तो सारी शीट्स जीरो से बनाना, सेट करना, एग्जॉस्टिव बनाना, क्योंकि मटेरियल को आपको जीरो से जनरेट करना था, इट डिड नॉट एग्जिस्ट। तो उसमें मोस्टली मुझे रात में 12-1-2 बज ही जाते थे करते करते, और सुबह 7 बजे से वापस क्लास होती थी। बहुत रेयर ऐसा होता था कभी छुट्टी मिल जाए, फुर्सत मिल जाए, कोई सैटरडे संडे कुछ नहीं होता था। वो 24/7 365 दिन का काम था, और अपने में भी जज्बा और जोश था कि हाँ ये तो करना ही है, क्यों, इससे कम में तो काम ही नहीं चलता था। दिन रात लगे रहते थे, तो जैसे तैसे गाड़ी बिल्कुल बाउंड्री पर लगता था कि हाँ बस कोई ऐसा ना हो कि कोई ऐसा प्रश्न पूछ ले हम अटक जाएं, तो पूरी एग्जॉस्टिव पढ़ाई करके जानी है। इस लगन के साथ जुटे रहते थे, तो मतलब समय मिलता ही नहीं था। सच तो ये 2 सालों तक मैंने एरोड्रोम चौराहा नहीं देखा था, मुझे नहीं पता था कि एरोड्रोम सर्किल कहाँ है। तो लेकिन भाग्य से एक शाम थोड़ी सी मुक्ति मिल गई। कुछ ऐसा था कि एक हमारे बहुत अजीज दोस्त हैं, बहुत प्यारे साथी रहे हैं उस समय, आर के वर्मा सर फिजिक्स पढ़ाते थे, 4 साल मेरे सीनियर थे, और सर ने कहा कि चलो किसी काम से, उन्होंने कहा चलो चलते हैं, कुछ घुमा के लाते हैं तुम्हें। सर के पास एक बाइक थी, मेरे पास उस समय तो कोई वाहन था नहीं, तो मैंने कहा ठीक है सर चलो चलते हैं। अब जो है शाम का समय हो रहा था, ट्रैफिक जैसा होता है था, और हम किसी गली से गुजर रहे थे, और वहाँ पर गाड़ी में कोई सरिये समझते हैं आप, जो लोहे की बड़ी बड़ी रॉड्स हो रही हैं, कोई ले जा रहा था, और वो वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टली रख के ले जा रहा था। अब शाम का समय था, अंधकार और प्रकाश के बीच लुका छिपी चल रही थी। वर्मा सर को उस समय दिखा नहीं होगा, तो उन्होंने गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ाई, और लास्ट मोमेंट जब उनको सरिये दिखे कि वो आगे निकले हुए रास्ते में हैं, तो उन्होंने गाड़ी हल्की सी घुमा ली। तो उन्होंने मोड़ी, तो वो तो आगे निकल गए, लेकिन गिरने से बचने के लिए उन्होंने सीधी करी, और जब वो सीधी हुई तो मेरे पैर को वो उसके मांस को फाड़ते हुए वो सरिये निकल गए। तो अब निश्चित रूप से ये सुख का अनुभव तो नहीं हो सकता। तो मैंने सर से कहा कि देखो ये चोट लग गई है। अब उन्होंने भी देखा मांस फटा हुआ है, खून निकल रहा है, तो बगल में ही सामने एक डिस्पेंसरी थी, तो हाँ उसने पट्टी वट्टी बांध दी, लेकिन बिल्कुल लोकल अजीब सी डिस्पेंसरी थी, तो उसने ना तो खून साफ किया ना कुछ किया, बस उस पर दवाई रख के पट्टी बांध दी कि अब जो करना है कर लेना। दर्द अच्छा खासा हो रहा था, लेकिन अब ये लगा कि अब एक तो डॉक्टर को किसी जानते नहीं, नया शहर, किसी से परिचय नहीं है, दूसरा ये भी था कि अब सुबह की क्लास तो कैसे लेंगे, संभव नहीं होगा। अच्छा, सर क्लासों में बैठ ना जाएं हम लोग, इसलिए कोई डेस्क कोई चेयर नहीं होती थी क्लास में, हम सिर्फ खड़े रहकर ही लगातार क्लास लेते थे ताकि टीचर्स को आलस ना आ जाए। टीचर्स के बैठने की ना तो कोई चेयर होती थी, टेबल भी नहीं रखते थे ताकि टेबल पे ना बैठ जाएं, तो ना एक साइड में कोई स्टूल होता था, कुछ नहीं होता था, बच्चों की बेंचें और ब्लैंक एंड दैट्स इट, है ना। तो अब मैंने कहा कि 8 घंटे रोज जो खड़े रह के पढ़ाना होता है, अब ये तो इस टूटी टांग के साथ संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा है। तो फिर अच्छा, छुट्टियां कभी हमने ली नहीं थी, तो हमको ये भी नहीं पता था छुट्टियां कैसे लेते हैं क्या है। तो फिर मैंने और सर ने कहा कि वर्मा सर ने कहा कि चलो पंसा सर के पास चलते हैं और उनको बताते हैं कि भाई अब कल सुबह का तो एकदम से क्राइसिस आ गई है, क्या करेंगे। ठीक है। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि बहुत सारे टीचर्स होते थे कि कोई आपकी सब्स्टिट्यूट क्लास ले ले, हम ही थे जो थे अपने सब्जेक्ट में, तो और जितने इन्हें गिने लोग थे, मतलब तो कोई सब्स्टिट्यूट क्लास लेने का कंसेप्ट, हर एक आदमी को अपना काम खुद ही करना होता था और छुट्टी का कोई कंसेप्ट नहीं होता था।
सर के पास गए, तो सर गए तो हल्का सा चाल में हल्की सी लंगड़ाहट तो थी, पर कोशिश करके सीधे चलते हुए गए और कहा कि सर अब तो थोड़ा सा क्या पैर में चोट लग गई है, तो कल तो क्लासेस लेना संभव नहीं हो पाएगा। तो सर को ये सुन के कोई बहुत प्रसन्नता तो नहीं हुई, क्योंकि उनके मन में सबसे पहले जो कंसर्न था वो यही था कि भाई क्यों नहीं, क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया। तो उन्होंने कहा 1 मिनट तुम मेरे पास आओ, टेबल है, सर बैठे, मैं सामने कुर्सी पर बैठा हूँ और मैं सर यहाँ बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा घूम के मेरी तरफ आओ, मैं देखना चाहता हूँ क्या चोट लगी है। क्योंकि उनको था कि भाई कोई बहाना तो नहीं बना रहे, ऐसा तो नहीं कि सुबह की क्लास किसी बहाने से नहीं लेना चाहते हैं। तो मैं वहाँ गया तो उन्होंने देखा कि पैंट जो पहने था साइड से सरी वगैरह से फट चुकी थी, खून वून निकला था और नीचे पैर में भी जम गया था। तो उनको ये तो हो गया कि हाँ, खून वून तो ठीक ठाक निकला है, तो ये चोट तो लगी है, फाइन। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, चाचा को भेज देता हूँ तुम्हारे साथ। चाचा जी उनके जो छोटे भाई साहब हैं, तो वो मुझे पीछे ही डॉक्टर थे, उनके परिचित डॉक्टर थे, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, गोयल साहब, उनके यहाँ ले गए। तो गोयल साहब ने देखा, उनका कि देखो ये पैर का मांस फट गया, टाँके लगाने पड़ेंगे, है ना। तो उन्होंने टाँके वाँके लगा दिए, ढंग से मरहम पट्टी कर दी और इसके बाद जो है फिर मुझे वापस बंसल सर के पास ले आया गया। तो सर ने कहा एक काम करो, देखो तुम्हारे पैर में चोट तो बहुत लग गई है, तो अब तुम घर तो कैसे जाओगे, तुम यहीं रुक जाओ। तो अब चूंकि मुझे दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो मैं कुछ बहुत ज़्यादा सोचने समझने की स्थिति में था नहीं। उनका ठीक है, जो आप कह रहे हैं ठीक है। सर ने कहा कि उनके घर पर ही रुक जाएं। फिर उन्होंने आगे एक वाक्य और जोड़ा, उन्होंने कहा कि अगर तुम घर चले गए तो हो सकता है सुबह 7 बजे जो डीपीपी डिस्कशन है उसमें तुम ना आ पाओ, है ना, इसलिए तुम यहीं रहोगे तो वो काम अच्छे से हो जाएगा। अब जब मैंने सुना तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा यार ये क्या है, मतलब यहाँ मतलब मेरी हालत खराब है एकदम, पैर का मांस फट गए, तक खून निकल रहा है, टाँके आए हैं, खड़े होने की स्थिति नहीं है, और मुझसे कहा जा रहा है कि सुबह 7 बजे उठ के तुम्हें क्लास लेनी है, रात के 12 तो बज ही चुकी हैं सारे ड्रामे में। ठीक है, तो अब सर या तो मेरी मुखमुद्रा से भाप गए होंगे कि मुझे कोई बहुत मजा तो नहीं आया। अच्छा, मैंने उसको कुछ कहा तो नहीं, लेकिन आई वॉज नॉट हैप्पी अबाउट इट एट ऑल। तो सर ने कहा देखो शिशिर, अगर तुम एक औसत टीचर होते ना, आई नो यूर एक्स्ट्रॉर्डनरी। अब देखो सर गोली दे रहे थे, चढ़ा रहे थे, क्या कर रहे थे, जो भी है ना, पर मुद्दे की बात है, उन्होंने ये कहा कि तुम बस ये मानस बना लो कि एक काम करो, मैं तुम्हारे लिए टेबल डलवा दूंगा। मतलब एक बड़ा जो एक्टिविटी थी कि क्लास में एक ऐसी डलवा दूंगा जिस पर तुम चाहना तो बैठ जाना, तो बैठ के तुम डीपीपी डिस्कस कर लो और पहली क्लास ले लो, क्योंकि बच्चा सुबह 7 बजे आएगा, पर ऐसा ना वो खाली बैठ जाए, तो तुम्हें 7 बजे तो होना पड़ेगा। आप 7 बजे सुबह और कौन जाएगा, हर टीचर की अपनी अपनी क्लास है। तो तुम वो पहला डीपी डिस्कशन 1 घंटे का और एक क्लास जो उसके बाद है वो ले लो, उसके बाद फिर चलो हम कोशिश करेंगे इसको मैनेज कर लें। ठीक है, तुम्हें भी दर्द हो रहा होगा। अब सच तो ये है कि ठीक है, मैं वहीं रुक गया, फाइन, है ना। सर ने अच्छे से रुकवाया, खाना वाना बहुत अच्छे से खिलाया, स्नेह से खिलाया। फिर पर मेरे मन में था कि अब देखो मुझे तो इसलिए रोका गया है कि सुबह क्लास लेनी है। सच ये भी था और सर ने बहुत स्पष्ट बोल भी दिया था। मैं बहुत खुश तो नहीं था, लेकिन मैं इतना उद्दंड भी नहीं था कि उन्हें मना कर दूं। आजकल तो मैंने लोग देखे हैं कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि जो ठीक है आप कह रहे हैं तो ठीक है। जैसे तैसे मतलब मन मार कर मैं सुबह उठा और वो डीपीपी डिस्कस करने की, सीढ़ियाँ चढ़ जाना होता था, तो धीमे धीमे चलते हुए सीढ़ियाँ चढ़ते हुए 6:30 बजे वहाँ चढ़ गया कि भाई लेट ना हो जाए, और वहाँ जाके टेबल रखा दी गई थी, उस पर बैठ गया। बच्चे आए। अच्छा, रात भर नींद आई नहीं थी क्योंकि वो घाव टीस रहा था, लगातार दर्द हो रहा था, तो नींद आने का तो सवाल ही नहीं उठता था, तो पीड़ा अच्छी खासी थी। अब जब पढ़ाना शुरू किया तो घंटे पर जब डीपीपी वगैरह डिस्कस हो गया, फिर उसके बाद क्लास भी हो गई। बैठ के पढ़ा रहे थे तो पैर पर कोई स्ट्रेस बहुत ज्यादा तो पड़ नहीं रही थी, मुड़कर बोर्ड पर लिख दिया करते थे। और 1.5 घंटे बाद मैंने 2-2.5 घंटा जो भी था, उसके बाद रियलाइज किया कि पूरी रात पढ़े हाय हाय करता रहा, तकलीफ में रहा, और ये जो 2-2.5 घंटे पढ़ा लिया इसमें तो दर्द महसूस नहीं हुआ। हाँ, तो फिर लगा कि अगर चला भी जाऊंगा रेस्ट करने तो पढ़े हाय हाय करता रहूंगा, तो दूसरी क्लास भी ले ली, लंच हो गया, फिर तीसरी और चौथी भी ले ली। मतलब पूरा जो रेगुलर शेड्यूल था वो पढ़ा दिया, कोई ऐसा लगा नहीं कि छुट्टी की जरूरत है। और सच तो ये है कि जैसे ही अंतिम क्लास खत्म हुई और वापस कमरे पर आया, वो दर्द फिर लौट आया। तो मुझे ये समझ में आ गया कि बेटा अगर दर्द से सरेंडर कर दिया, दर्द के सामने सरेंडर कर दिया, तो सिर्फ बिस्तर पे पड़े रह के हाय हाय करनी होगी।
उसकी बजाय उठो, चुपचाप काम में लग जाओ। दर्द तो पैर में हो रहा है, होता रहेगा। हाँ, पैर से खोपड़ी में होता है। वो पैर से जो सिग्नल आते हैं दर्द के, उनको इंटरप्रेट तो यहाँ से करना पड़ता है ना। तो अपनी बुद्धि अगर काम में लगा लोगे तो दर्द भी महसूस नहीं होगा। ये एक ऐसा बहुत बड़ा सबक जो उस दिन जीवन का मैंने पाया, वो यही था, अगर आप डूब कर तन्मयता से अपना काम कर रहे हैं तो सारे कष्ट, तकलीफ, पीड़ा सबसे आप परे चले जाते हैं, क्योंकि आपको उस काम करने में है वो उन सारी पीड़ाओं से कर देता है, बशर्ते आप उसमें उतना डूब सकें। तो मेरे लिए ये खुद अपने आप से साक्षात्कार था, अपनी शक्तियों को पहचानना था, अपने डेडिकेशन को पहचानना था। और ये सब संभव नहीं हो पाता अगर बंसर चीज़ों को पहचान कर, आइडेंटिफाई कर कर मुझे पाबंद नहीं कर देते कि ना ये करना है। उसके बाद कभी भी बीमार पड़ता हूँ तो हमेशा मन में आता है, क्या उससे ज़्यादा पीड़ा हो रही है जो उस दिन हो रही थी जब पैर में मांस फट गया था और टाँके लग रहे थे? नहीं, इतनी तो नहीं हो रही। तो फिर लगता है कि थोड़ी बहुत तबीयत खराब भी है, चलो काम पे लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही पढ़ाने लगता हूँ वो पीड़ा गायब हो जाती है, और बंद करता हूँ तो लौट आती है। तो पढ़ाते रहो यार, क्या दिक्कत है ना? ये एक ऐसी चीज़ है, एक अद्भुत चीज़ है जो सर ने सिखाई थी और पूरे जीवन मेरे साथ अब तक रही है और उम्मीद करता हूँ आगे भी रहेगी। कितने ही ऐसे किस्से हैं, कितनी ही ऐसी सीखें हैं, कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो सर ने बगैर बोले या कुछ बहुत संक्षिप्त शब्दों में बोलकर सिखा दी। मुझे एक ही बार उनसे डांट पड़ी है काम के संदर्भ में। कब? एक बार क्योंकि मैं दिन भर तो पढ़ाता था, रात में नया पढ़ता था, फिर डीपीपी बनाता था, टाइप करता था, ज़ेरॉक्स करता था, क्योंकि उस समय तक सारा स्टाफ चला जाता था और मुझे था कि हैंड रिटन डीपीपी नहीं देने, हमेशा अपने को टाइप करके देने हैं और फिर वहाँ पे वो कागज़ रख देता था। तो मतलब जैसी भी सुविधा, कोई किसी को मोटिवेट करता था कि भैया वो ज़ेरॉक्स कर दे जो आस-पास लोग हैं, और आई यूज्ड टू मेक श्योर दैट इज़ डन। इस सब को करते-करते 11-12 तो रोज़ बजते ही थे, कभी-कभी 1-2 बज जाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि भैया 3 बज गए और 3 बजे फिर सुबह 7 बजे वाला जो डीपीपी डिस्कशन था वो नहीं हो पाया, क्योंकि मैं शीट बना रहा था और शीट, नया चैप्टर शुरू होना था, शीट बननी थी, शीट बन नहीं पाई, तो उसी में लगा हुआ था, डीपीपी नहीं बन पाया। और बच्चे सुबह 7 बजे आते थे, 7 से 8 डीपीपी करते थे और उनका डिस्कशन होना था उसके बाद। तो सर का फ़ोन आ गया, सर ने कहा कि ये क्या तुम्हारा डीपीपी नहीं गया? तो मैंने कहा कि सर वो रात में काफ़ी टाइम हो गया था और नहीं हो पाया। तो सर ने कहा ये क्या नॉनसेंस है? उन्होंने इतना कहा और फ़ोन रख दिया। मुझे लगा कि एक बार तुम्हें बहुत बुरा लगा। मैंने कहा रात में 3 बजे तक तो मैं काम कर रहा था, अब क्या जान दे दूँ क्या? पर अगर मैंने बच्चों के पर्सपेक्टिव से सोचा तो मैंने कहा कि बच्चों को इससे क्या मतलब है? पढ़ाना तो मैं शुरू कर रहा हूँ ना, एफर्ट्स तो मेरे लगने हैं। बच्चा तो सुबह 7 बजे आएगा और देखेगा कि हाँ, केमिस्ट्री की डीपीपी नहीं है, तो उसको तो 1 घंटा समय बर्बाद हुआ उसका। तो इसी वजह से सर ने टोका है, इसी वजह से उन्होंने डांटा है और ये काम अब दोबारा नहीं होना चाहिए। और एक ऐसी चीज़ है जो अगेन फिर एकदम एक तरह से ठोक दी गई दिमाग में कि ना, आपके लिए पर्सनल लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, काम टाइम पर देना है तो देना है। और जब तक ये कमिटमेंट किसी भी टीचर का रहता है, तभी तक उसमें वो एक्सीलेंस रहती है जो हमसे एक्सपेक्टेड होती है। क्या पूरे जीवन इसकी पालना हुई है? कभी-कभी थोड़ा बहुत भटक भी गए हैं, लेकिन समझ में आता है कि ना, डेविएशन है, ये जो कहीं भी हो रहा है तो ये गड़बड़ है, कहीं ना कहीं आप आदर्श से दूर जा रहे हैं, फिर लौट आते हैं। लेकिन ये जो रास्ता है, कुछ छोटे-छोटी सूक्तियाँ हैं, मंत्र हैं, सेंटेंसेस हैं जो सर ने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में सिखा दिए, जो शायद किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में, किसी बीएड, एमएड, किसी डिग्री में, किसी रिसर्च में हम नहीं सीख सकते थे। ये सर का कॉन्ट्रीब्यूशन है। सर ने अपने जैसे कितने लोगों को प्रेरणा दी है, बनाया है, टीचर्स की एक ऐसी पूरी टीम तैयार करी है जो हो सकता है आज बंसल क्लासेस के साथ में हो, लेकिन उन्होंने लगभग पूरे इंडिया को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पढ़ाया है। वो लोग जो उनसे कभी नहीं मिले, वो लोग जो उनकी कोर टीम से कभी नहीं मिले, लेकिन जो हमारा काम है, जो हमारा मेथोडोलॉजी है, जो मटेरियल है, वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में पूरे कोचिंग फ्रेटर्निटी में सबने देखा है और का लाभ भी लिया है
और उन सब का जो स्रोत हैं वो हैं हमारे वी.के. बंसल साहब। मैंने कभी नहीं सोचा था, आई ड्रेडेड द डे, कि ऐसा दिन आएगा जब मुझे उनके बारे में इस तरह से कोई श्रद्धांजलि के रूप में बातें करनी होंगी। पर मुझे लगा कि शोक तो है ही, और वो दुख ऐसा नहीं है कि वक्त के साथ कम हो जाएगा, फिर उनसे हम बातें नहीं कर पाएंगे, फिर उनसे मिल नहीं पाएंगे, फिर उनके साथ बैठकर नाश्ता नहीं कर पाएंगे, जो वो बहुत अफेक्शनेटली प्यार से शाम को 6:30 बजे बुलाते थे कि हाँ भाई ये मेरा टाइम है फिक्स, क्योंकि वो समय के बहुत पाबंद थे। उस टाइम वो अपना शाम का नाश्ता करते थे और उस समय ही मुलाकातें भी किया करते थे। अब नहीं होगा, लेकिन जो उन्होंने दे दिया है, सिर्फ मुझे ही नहीं, सिर्फ आपको ही नहीं, इन जनरल पूरे एजुकेशन सिस्टम को जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है, वो तत्व शिक्षा के जो कहते सब हैं अपने मुंह से, पाखंड सब करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उनका पालन करते हैं, वो चीज सर ने हकीकत में उतार के दिखाई है, उसका खुद पालन किया है, कराया है, और उसके दम पर कोटा को उन्होंने अपने पैरों पर खड़ा किया है। उस आदमी ने जो 20 से अधिक सालों से अपने पैरों पर नहीं चला, उन्होंने पूरे शिक्षा जगत की पंगुता को समाप्त करके अपने पैरों पर न सिर्फ खड़ा किया, दौड़ने और उड़ने की प्रेरणा दी। मेरे पास और शब्द नहीं है कहने के लिए। उनकी स्मृति को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, और एक असाधारण गुरु को श्रद्धांजलि देता हूँ। ईश्वर उन्हें प्रसन्न रखें, जहाँ कहीं भी जिस भी लोक में वो हैं वो खुश रहें और आनंद मनाएं। उनका पूरा जीवन देखें तो एक ऐसी अद्भुत प्रेरणा था, और उनकी दृष्टि से देखें तो एक ऐसा अद्भुत संघर्ष था, जिसमें जीवन में उन्हें विधाता ने कभी चैन से बैठने नहीं दिया। एक ऐसी बीमारी जिससे लोग लड़कर हार मान जाते हैं, उसके साथ उन्होंने न सिर्फ अपना पूरा जीवन जिया, पूरी शिद्दत से जिया, कई बार लगभग मौत के मुंह से जाकर सिर्फ अपने जीने की शक्ति के दम पर लौट कर आए। अगर ऐसा व्यक्ति किसी का प्रेरणा स्रोत नहीं है तो फिर कौन होगा? हर व्यक्ति को, हर विद्यार्थी को, हर अध्यापक को, शिक्षक को उनसे सीखने की जरूरत है, बल्कि हर इंसान को उनसे सीखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जीने की चाह, एक्सेलेंस की चाह, जो काम करो अच्छे से अच्छा करो, बेस्ट से बेस्ट, कुछ भी देखते, कुछ भी सोचते, जो तो हाँ ये बच्चों के लिए करेंगे, ये स्टूडेंट्स के लिए करेंगे, वो जो भावना उन्होंने हमारे मन में इम्प्लांट करी है, जो उनके अपने मन ओरिजिनल सोच थी, उसको जो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है, इम्प्लीमेंटेशन में रगड़ रगड़ के हमारे अंदर कूट कूट के भर दिया है, वो एक ऐसी चीज है जो उनकी लेगेसी के रूप में बहुत लंबे समय तक भारत के साथ रहेगी। मेरा पूरे व्यास एजुकेशन परिवार की ओर से पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी विनय के साथ, पूरी विनम्रता के साथ उनकी स्मृति को प्रणाम है, नमस्कार है और नमन है। बस इतना ही।